आप सबको पता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी टर्म मोदी 3.0 में जो पहला रोजगार मेला है उसमें भाग लेने का मुझे मेरा सौभाग्य रहा। ये रोजगार मेले जो है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली अक्टूबर 2022 में इनकी कमेंसमेंट हुई थी और तब से आज तक आई हैव पार्टिसिपेटेड इन 9 रोजगार मेलाज इन पंजाब। 2022 अक्टूबर से लेकर आज तक करीब 8 लाख नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। आज भी देश में 40 अलग अलग स्थानों में ये रोजगार मेले के कार्यक्रम हुए जिसमें बंद कर ला यार दिलवा देना। हाँ जी, 51,000 नियुक्ति पत्र आज भी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इस वक्त मोदी 3.0 दी स्टार्ट के समय साडी जिहड़ी इकोनॉमी हैगी इट इज ग्रोइंग एट करीब 7%। साडी जीडीपी का साइज हैगा $4 ट्रिलियन। ते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यह कहना है कि 2027 तक यार इसको बंद है, कुंडी मार दे यार इथे। 2027 तक साडी इकोनॉमी का साइज ते साडी जिहड़ी ग्लोबल रैंकिंग है वो आज 5वें थां ते हैगी तो वील बी ऑन द 3rd स्पॉट। जदों प्रधानमंत्री जी ने कुछ साल पहले $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ते $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी की गल शुरू की सी। साडे विच कुछ लोग सीगे जो कहते सी अरे कैसे हो जाएगा। गल भी सही सी कि उस वक्त इकोनॉमी का साइज 2 ट्रिलियन सीगा। हुण अज 2014 तो लैके अज तक असी 11वीं या 10वीं थां तो लैके वी आर एट 5th पोजिशन। 2027 तक या 2028 तक वील बी इन द 3rd पोजिशन। इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की हैगी तो अगर 7% ते ग्रो करती रही तो 5 ट्रिलियन तो $10 ट्रिलियन 2030 तक उधर कोई मुश्किल नहीं होने वाली। बट इस सारी इकोनॉमिक ग्रोथ विच एक तरफ तो साडी डेस्टिनेशन हैगी विकसित भारत टू बी ए डेवलप्ड कंट्री 2047 तक, पर इहदे च यूथ का जिहड़ा रोल है वो सब तो इंपॉर्टेंट हैगा। क्यों? जिस तरह प्रधानमंत्री जी उन्हें कह रहे थे जिन्होंने आज नियुक्ति पत्र मिले ना बाकी सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने एवरेज एज कितनी होनी 20-21 साल। वी आर इन 2024 2047 तक 22-23 साल रहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज पीपल विल बी इन द प्राइम ऑफ देयर लाइफ, इन प्राइम ऑफ देयर प्रोफेशनल करियर्स जदों 2047 असी विकसित भारत होएगा। तो मेरा अपना ख्याल है ना, थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस भी हैगा कि जरा साडा 2047 का टारगेट है मोस्ट लाइकली और 2047 तो पहले ही हो जाएगा ना। कोई ग्लोबल लेवल ते कोई डेवलप्ड कंट्री की डेफिनेशन नहीं हैगी तुसी, पर इकोनॉमी का साइज अगर इकोनॉमी का साइज वधदा है पर कैपिटा इनकम वधेगी। पर कैपिटा इनकम वधेगी ते पर कैपिटा इनकम आज तो लैके 2040 तक 6 गुना ਵਧने की एक्सपेक्टेशन हैगी। ते अगे जांदे व्हाट विल हैपन, बेनिफिशरीज विल बी द यूथ। इंफ्रास्ट्रक्चर ते जो पैसा लग रहा है वो ते ऑल दोस फिगर्स आर अवेलेबल। मैं तो आई विल बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आवास योजना 10 साल ग्रामीण क्षेत्र ते शहरी क्षेत्र मिला के 3 करोड़ आवास बनाए, 14 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ होर आवास बनाने की ऑलरेडी डिसीजन लिता गया। एयरपोर्ट्स, ऑल दैट इज नोन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अजय भी
एक तरफ ते एंटरप्रेन्योरशिप ते एजुकेशन ते स्किल्स ते जोर हैगा। मैं कुछ अपने एड्रेस से कुछ फिगर्स भी दिते गए। 90,000 करोड़ हर साल एंटरप्रेन्योरशिप ते स्किल्स ते खर्चा किया जा रहा। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2024 ਤੇ 25 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕਿੱਲਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈਗੀ 8 ਲੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ DOPT ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ 10 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ एम्प्लॉयमेंट लेटर्स यहाँ पे 188 जिसमें से 69 वर विमेन, और ये जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो पंजाब और चंडीगढ़ को कवर करता है। हरियाणा और के लिए एक अलग ऐसा ही कार्यक्रम अंबाला में हो रहा है। तो मैं बस यही आपके लिए कुछ मेरे इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से था। आपको तो जानकारी है, बट आई बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे सिर्फ इसी विषय पे नहीं होंगे, पर अगर कोशिश करें हम इसी सब्जेक्ट पे रहें तो ज्यादा अच्छा। बट आई एम हैप्पी टू टेक अदर क्वेश्चंस। हाँ जी, हरियाणा में जो रोजगार दिया गया उसको लेकर आज खास बात की गई है प्रधानमंत्री की तरफ से कि पर्ची खर्ची नहीं वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और हम बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि ये हो रहा है। देखिए, गवर्नमेंट की जो सरकार की जो फिलॉसफी है वो ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये नौकरी देना, नौकरी के लिए अप्लाई करना, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिल्कुल इसमें एफर्टलेस होना चाहिए, सीमलेस होना चाहिए। और ये पहले क्या होता था, आपको कहीं अभी नौकरियों के अब तक पहुंचे नहीं थे। वो गैस सिलेंडर के लिए जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो अगर आपको गैस नई LPG सिलेंडर आया है, मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, पर जब तक आपके पास कोई सिफारिश नहीं थी, किसी MLA या MP की सिफारिश नहीं लेते या और किस्म की सिफारिश नहीं कर पाते तो सिलेंडर नहीं मिलता था, टेलीफोन लाइन नहीं मिलती थी। अब मैं आपको गैस सिलेंडर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुकिंग मीडियम जो है, आप मान के चलिए भारत एक ऐसा देश है जहां पे क्लीन कुकिंग गैस LPG सिलेंडर के द्वारा अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 रुपए रोज दे एक परिवार वास्ते। अगर तुसी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी नहीं भी हो तो फिर भी 15-16 रुपए वास्ते मिल जाएगी। ये दुनिया में कहीं नहीं है। और देखिए अगर हमारे पास इस समय टोटल गैस सिलेंडर कनेक्शंस हैं कोई 33 करोड़ से अधिक, तो कनेक्शन जो होता है एक परिवार को मिलता है ना। परिवार में 4-5 लोग हैं तो आप 4 को मल्टीप्लाई करें 33 से, तो हमारी जनसंख्या जो है वो 140 करोड़ की मोरलेस कवर हो जाती है। उसके अलावा हम पाइप गैस भी भेज रहे हैं, और पाइप गैस जो है 25% चीपर है। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो तो क्लियर है, वो फिगर्स क्लियर है। कुछ हमारे विरोध जो विपक्षी दल हैं उनकी आईसाइट जो है इन चीजों पे थोड़ी वैसे अच्छी बढ़िया आईसाइट है, बट जब वो राजनीतिक बातें करते हैं तो वो कुछ डिस्टॉर्ट करते हैं फैक्ट्स। और मैं मानता हूं कुछ स्टेट्स में वेरिएशन है, कुछ जो स्टेट्स में गवर्नेंस है और जो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो ठीक तरीके नहीं चल रही। मैं दिल्ली में रहता हूं, अब देश भर में कुछ ऐसी योजनाएं हैं बहुत ही सफल है, जैसे आयुष्मान भारत, जिसके तहत एक परिवार को एक वर्ष तुझी कहोगे पंजाबी जो ना 5 लाख रुपए की सुविधा मिल सकती है।
इलाज वास्ते, दवाइयां वास्ते, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन केयर वास्ते, वो लागू ही नहीं कर रहे। और साडे मोहल्ला क्लिनिक बड़े चंगे ने, और जो महामारी का सामना करना पाया, पता लग गया, और जो बंदे बैठे ने मोहल्ला क्लिनिक जो बैठ ही गए। इसलिए बस हमारी डेमोक्रेसी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और मैं समझता हूं कि जैसे ही लोगों को समझ आती है कि विकास कितना महत्व है, आगे चलते मुझे लगता है ये जो रेवड़ी बांटने वाली फ्री बी पॉलिटिक्स है, जिसके लिए रिसोर्सेज भी नहीं है इनके पास, पर चुनाव के समय ऊट पटांग दे वादे कर देंगे ने, अरे ये भी दे देंगे मुफ्त, वो भी दे देंगे, और उन्होंने पूछो तो प्राइवेटली 10 भी दे देने कि जी एक बार वादा कर दो, अगर इलेक्ट हो गए तो फिर देखी जाएगी बाद में। तो अब उन स्टेट्स की फाइनेंसेस देखो कहां के कहां पहुंच गए। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूं, ये सिर्फ यहां के आसपास की प्रॉब्लम नहीं है, देश भर में कई ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने लेस देन रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की। और ये दिल्ली सरकार भी कह रही है कि जो यमुना वाला पोल्यूशन है हरियाणा सरकार वो कहते वो सारा तुसी खराब कर रहे हो, उत्थे वो कहते कि पोल्यूशन भी तुसी भेज रहे हो, उन्होंने जैसे याद कराने उत्थे भी तो तुहाडी सरकार है, वो भुल जाते ने कदी कदी, फिर कहते इत्थे नहीं उत्थे भी हो रही है। अरे भाई जो भी है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। यमुना की क्लीनिंग की आप बात कर रहे हैं, भाई साहब कर रहे हैं, पर वैसे भी अब हमने सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट लगाया यहाँ पे पानीपत में, संगरूर में भी पराली से एथेनॉल बनाने के लिए हम अपनी तरफ से वो कोशिश करेंगे। पर जब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरे तरीके से उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, तो केंद्रीय योजनाएं कर सकते हैं। और फिर ऐसा है कि आप जब पिछली बारी चुनाव हुआ था क्या वादे किए थे उन्होंने और क्या किया है, उसके लिए आपके पास ज्यादा जानकारी है, मैं क्या बोलूंगा। Stubble burning को लेके सर, the sort of blame game which keeps happening every There's no blame game. It's solely the responsibility of the state government. Period. I mean, you can see where the you can see a map, a satellite map, where the fires are burning. So I don't think no. Blame game is no longer a term I would use. This is pure obfuscation. कि आपने बना, आपने ये वादा किया, आपने किया नहीं, कहने दे वो भी वो किसी बात को डाइवर्ट कर देता है। No, I'm coming to that. I'm coming precisely to that. Look, it is not my case that stubble burning is not taking place elsewhere. But the primacy, the main, it comes from here. And therefore, you have a government in Delhi which is not dealing with the Yamuna cleaning there, and it's coming from here. And then you say जो पंजाब हरियाणा, अरे अच्छा ठीक है, मान लिया हरियाणा से आते हैं, आप हरियाणा वालों से बात करो, पंजाब में तो आपकी जिम्मेवारी है कि नहीं? So it's not a blame game, it's just an obfuscation that they're trying. लिफ्टिंग में भी यही कह रहे हैं कि लिफ्टिंग भी केंद्र की वजह से नहीं हो रही। क्या नहीं है? छोड़ यार। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहां तक हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी भी बढ़ाती गई, सब कुछ करती गई, ओके। सो अब जो भी इश्यूज हैं, दे हैव टू बी डिस्कस्ड, दे हैव टू बी रिजॉल्व्ड। कौन सी यहां पे समस्या जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हल नहीं की? मुझे तो याद है कि उस समय जब ये फार्म लॉज लाए गए थे दिल्ली में, सबने उनका समर्थन किया था। उसके बाद जब लोगों ने डीरेल कर दी कॉन्वर्सेशन, उस डीरेल कॉन्वर्सेशन में लोगों ने पॉलिटिकल स्टैंड ले लिया, तो केंद्रीय सरकार ने क्या किया? एमएसपी बढ़ता गया, फार्म लॉज भी वापस ले लिए। अभी अगर कोई प्रॉब्लम है, और मैंने तो एक स्टेटमेंट पढ़ी, मैं तो हैरान हो गया, ये पीछे कहां थे चुनाव, हरियाणा में, वहां पे एक भाई साहब थे किसान लीडर, उन्होंने कहा, उन्होंने स्टेटमेंट दी, भाई हमने तो, हाँ क्या नाम था उनका, हाँ जी, कि असि तो अंदोलन इसलिए किया सीगा कि कांग्रेस पार्टी को फायदा हो रहा है। लो, अब ये चीजें कोई छुपी हुई नहीं है,
तो मैं हमारी लाइन यही रही है, किसान हमारे भाई हैं, मेहनती लोग हैं, अन्नदाता है, उनके जेन्युइन प्रॉब्लम है सॉल्व करें। हम तो कभी उसके लिए अभी सारे एमएसपी के रेट्स देखिए कितने बढ़ गए हैं। सर क्या देयर इज शॉर्टेज ऑफ क्रूड ऑयल क्योंकि ग्लोबली अभी और यार देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ क्रूड ऑयल यार, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। Prior to all these developments, the total amount of crude which was produced in the world was, I think, close to 105 million barrels a day. So OPEC Plus, which is a group of producing countries, they voluntarily cut about 5 million barrels or so because they thought, and if you talk to them, they will say, we don't deal with prices. But, you know, if you limit the quantity which comes into the market, then you're obviously affecting prices. So what happened is, it came down to 97. And then you have these geopolitical tensions. Geopolitical tensions में क्या होता है कि if, for instance, there is a tension in a particular area, and then you have to oil takes a different route. So the cost of freight goes up, cost of insurance goes up. Typically, how do you calculate the price of a barrel of oil at the bunk? International price of crude, you add to that the cost of insurance, cost of freight, refiner's margin, and then the dealers come in, dealer's margin. And in all that, we still have amongst the lowest prices of petrol and diesel in the world. Why? Because on two occasions, the Honorable Prime Minister, one was November 2021 and the other was May 2022, we reduced the central excise duty. Today there's no shortage of oil. Even today, after all the geopolitical tensions, Iran, Israel, etc., price of oil should be around $72, $73 a barrel. So I think the market is factoring these things in. Now, insofar as prices are concerned, before I go off on another subject, if you compare the prices of petrol and diesel in India and you compare them in the neighboring countries, you find our prices are much lower. In a country which I will not name to the west of where we are, they have to shut off the electricity at 8 o'clock in the evening because उनको energy नहीं है. बाकी countries को, श्रीलंका को हमने I think $4 billion की assistance दी है. देखिए इस समय आप जो pollution की बात कर रहे हैं, the most important thing is कि we must encourage our entrepreneurs. आपके यहाँ पंजाब में तो entrepreneurs की कोई कमी नहीं है कि वो CBG plants लगाएं. Because ऐसा है, हमने जब ethanol बनाना शुरू किया, आज तक ethanol बनाने के से हमने कोई 95,000 करोड़ का इंपोर्ट बिल बचाया. वो 95,000 करोड़ कहां गया? हमारे किसान भाइयों को गया. तो आप CBG प्लांट्स बनाए. मुझे दुख ये होता है देश भर में CBG प्लांट्स बढ़ते जा रहे हैं. अभी उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया कुछ समय पहले 100 बनाएंगे. आपके यहाँ जो CBG प्लांट्स हैं उनको भी चलने में मुश्किल हो रहा है. भाई CBG प्लांट अगर चलेगा तो फायदा किसको होगा? किसानों को होगा. अगर एथेनॉल प्लांट लगेगा तो किसानों को होगा. जो सारे बायोमास पे चलते हैं. तो जहां से फायदा होना चाहिए उस पे हम लोग नहीं कर रहे हैं. मैंने कई चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज के बारे, और हमेशा मेरे को जवाब आता है नहीं हम कर रहे हैं. बट ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है, आपको ये चाहिए इस समय पंजाब को फ्रेश इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए एनर्जी में, CBG प्लांट्स लगाने के लिए, एथेनॉल लगाने के लिए. But sir, जिस तरह से widespread protest है against these plants, आपने भी कई आप जैसे अरे भाई सारे देश भर में चल रहे हैं. यहाँ पे तो वाइट प्रेस, आपको तो पता लगा ना किसान लीडर हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी को, अगर कांग्रेस पार्टी तो सेकंड जूनियर पार्टनर होगी हर एक स्टेट में, तो हमारे ये जो क्या नाम है भाई साहब का, ये प्रोटेस्ट करते जाएंगे सब जगह. यहाँ पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा. आप बाहर में आके प्रचार करिए. डोंट यूज दिस एज अ फिग लीफ. अब ये कह रहे हैं कि पंजाब में आप कह रहे हैं कि आप जो बता रही थी कि दे कॉज कैंसर. जर्मनी में 2000 CBG प्लांट्स हैं, वहां तो कोई कैंसर का केस नहीं आया. तो ऐसा है कि
अगर आप किसी चीज का विरोध करना चाहे तो आप ये नहीं सोचते कि आपके पास सही मायने में कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन है विरोध के लिए, आप कर देते हैं। पंजाब में रनिंग प्लांट्स आर बीइंग शट डाउन। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। मैं एज अ मिनिस्टर, मेरा आधे से ज्यादा टाइम लगता है एनर्जी ट्रांजिशन में। सारी स्टेट्स खोलना चाह रहे हैं, जो हमारे पेट्रोल पंप्स हैं वहां पे सीएनजी स्टेशन लगवाना चाह रहे हैं। हम क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, और पंजाब में जो लगे हुए हैं उन पे कंट्राइव्ड एंड मैनिपुलेटेड प्रोटेस्ट। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। सर एक क्वेश्चन और भी है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। जिस तरह से हमने देखा कि गैंगस्टर टेरर नेटवर्क इतना ज्यादा है, कल मानसा में भी एक ग्रेनेड अटैक हुआ है। That's very unfortunate, very unfortunate. I am a very proud पंजाबी। जब मैंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी, मैं बात कर रहा हूँ 1974 की, उस समय से लेकर बड़े साल बाद में पंजाब की जो रैंकिंग थी देश भर में, इट वाज राइट एट टॉप। वी प्रोड्यूस द मोस्ट हार्डवर्किंग पीपल। हमारी परसेंटेज ऑफ नेशनल पॉपुलेशन हार्डली 1% प्लस 2% से नीचे है। और आप देखिए आर्म फोर्सेस में आपकी कंट्रीब्यूशन, गैलेंट्री अवार्ड्स में आपकी कंट्रीब्यूशन, आपकी एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या करेंगे? हम अपने यूथ को किसी और कंट्री की लेबर सप्लाई, लेबर सिचुएशन को ठीक करने के लिए एक्सपोर्ट कर देंगे? और मैं आपको बताता हूं, हमारी इकोनॉमी देश की इज मच बेटर देन मेनी ऑफ दोज कंट्रीज, एंड दे आर फास्ट डिक्लाइनिंग। जहां पे हम बच्चों को भेजने की कोशिश करते हैं और हमारी बढ़ेगी, सो रिवर्स एक्सोडस भी होगा। बाकी ये जो लॉ एंड ऑर्डर करते हैं, दे आर अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, पर ये नैरेटिव खराब करते हैं। पर नैरेटिव क्या करते हैं? आप किसी को टेरराइज करोगे तो वो टेरराइज करने वाले तो थोड़े से हैं, पर टेरराइज होने वाले ज्यादा हैं। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ यार मैं ये एसजीपीसी ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ च मैं पैना नहीं चाहता। किन्ने किद्दा साथ दिता नहीं दिता, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। मंत्री जी, हरियाणा की बात करें तो 2 दिन से मीडिया में चल रहा है